अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, आज हमें बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक हाईलाइट करना है, दैट इज रिकर्जन। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट कैन कम इन पेपर 3 एज वेल एज पेपर 4। ठीक है। रिकर्जन किसी प्रोग्रामिंग कोड के अंदर भी आ सकता है, मतलब पाइथन के अंदर भी आपको ऐड करने का कह सकता है। रिकर्जन के हिसाब से डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, जब पढ़ेंगे तो आइडिया होगा किस टाइप के। ठीक है। ओके, सो स्टार्टिंग विद दिस छोटा टॉपिक है जिसको समझना, इन कॉन्सेप्ट कोर कॉन्सेप्ट को हमें समझना है। ठीक है। सबसे पहले व्हाट इज मैथ। रिकर्जन होता क्या है? देखो, रिकर्जन का मतलब ये है कोई भी, ठीक है, व्हेनेवर वी आर रिलेटेड टू फंक्शन और प्रोसीजर इनटू अ फंक्शन। तो फंक्शन या फिर रिकर्जन, ठीक है, उनके अंदर वो फंक्शन आ सकता है, एंड दिस रिपीटेशन इज नोन एज रिकर्जन। चाहे वो फंक्शन हो, चाहे वो प्रोसीजर हो, इसको हम रिकर्जन। जब फंक्शन प्रोसीजर अपने आप को बार बार खुद ही अपनी बॉडी के अंदर कॉल करता रहे, जैसे आप कह रहे हैं कि और फिर उसको के अंदर ही एक बूलियन, इसके अंदर ने हाइट दी भी, कुछ मैंने भी हो सकती है, मैंने डेटा हाईलाइट कर दिया। ओके, मैं अच्छा, तो कहाँ पे थे हम? यहाँ पे हमने रिकर्जन की डेफिनेशन देख ली थी। अब हम आ गए थे टुवर्ड्स एन एग्जांपल ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, फंक्शन का नाम है रिकर्जन, सही है। रिकर्जन रिटर्न कर रहा है बूलियन की डेटा टाइप, और इसमें यहाँ पे कोई भी लाइन हो सकती है। अभी मैंने सिर्फ डैश डैश बना दिया है। इसमें आप एक लाइन देखो, टू रिकर्जन नम प्लस वन। अब ये फंक्शन के नाम से ही नीचे फंक्शन का नाम बुलाया हुआ है, मतलब ये फंक्शन अपनी बॉडी के अंदर ही उसी अपने नेम को कॉल कर रहा है, बार बार रिपीटेशन करवा रहा है, बार बार रिपीटेशन करवा रहा है। और इसमें हमने कोई रोकने वाली कंडीशन नहीं दी। हमने कोई ऐसी कंडीशन नहीं दी जिसपे ये रोके। देखो, एक रोकने वाली कंडीशन देना भी लाजमी है ना, वरना तो इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इट विल नॉट स्टॉप। तो ये एक छोटी सी हमने बेसिक एग्जांपल देखी। अब हम देखते हैं प्रॉपर रिकर्जन में क्या क्या चीजें होती हैं, किस टाइप की कंडीशंस होती हैं, किस टाइप के केसेस होते हैं। ठीक है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि द डेटा फ्रॉम द रिकर्जन गेट्स स्टोर्ड इन स्टैक। याद रखना कि जब भी रिकर्जन होती है ना, तो रिकर्जन का जितना भी डेटा है ना, वो सारा स्टैक्स में सेव जाके सेव होता है। ठीक है, एक स्टैक बनी हुई होती है, और फंक्शन का जो डेटा जितना भी जो भी आ रहा होता है ना, मतलब बार बार कॉल हो रहा है, तो जितनी दफा भी कॉलिंग हो रही है, तो उसका जितना भी डेटा आ रहा है वो सारा स्टैक में सेव हो रहा होता है। ठीक है। इफ द फंक्शन कॉल्स इट सेल्फ टू मैनी टाइम्स, तो क्या होगा? इट रन्स आउट ऑफ स्टैक स्पेस, और उस मसले को बोलते हैं स्टैक ओवरफ्लो। ठीक है। अगर फंक्शन बार बार अपने आप को कॉल कर रहा है और एक ऐसा पॉइंट आ गया जहाँ पे स्टैक भी फुल हो गई है, स्टैक का स्पेस खत्म हो गया है, तो उस चीज को हम बोलते हैं स्टैक ओवरफ्लो। ठीक है, मेरा गला खराब है थोड़ा सा, इस चीज को इग्नोर करना। अगली चीज हमारे पास आती है अब बेस केस और जनरल केस। ये दोनों हमारे पास मेन बॉडीज हैं रिकर्जन की। ठीक है। बेस केस क्या होता है? बेस केस इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट विच इज यूज टू स्टॉप द रिकर्जन फ्रॉम कंटिन्यूइंग फॉर एवर। देखो, बेस केस वो पॉइंट है जहां पे हमें पता है ये पॉइंट रीच हो गया ना, तो रिकर्जन रुक जाएगी। मतलब फॉर एग्जांपल, एक फंक्शन अपने आप को बार बार बुला रहा है, अगर ये पॉइंट आ गया, मतलब हम इफ की कंडीशन के साथ अगर हम बोले कि अगर ये रीच हो जाए, तो बस फंक्शन को रोक देना। ठीक है। तो ये वो पॉइंट है जिसको बोलते हैं बेस केस। उस पॉइंट पे आके रिकर्जन स्टॉप होती है फ्रॉम कंटिन्यूइंग फॉर एवर। जनरल केस क्या होता है? इट इज द प्लेस वेयर द रिकर्सिव कॉल्स आर मेड एंड इट इवेंचुअली रिड्यूसेस टू बेस केस। जनरल केस वो होती है जहां पे बार बार कोई भी काम बार बार हो रहा हो, मतलब इटरेशन हो रही है,
बार बार कोई भी काम हो रहा हो, और वो इवेंचुअली तब रुकता है जब बेस केस आ जाता है, ठीक है, तो वो भी तभी रिड्यूस होगा जब बेस केस आ जाएगा। ठीक हो गया? क्लियर हो गया? आगे बढ़े। अब बेस केस और जनरल केस की हम एक प्रोग्राम में से भी एग्जांपल लेंगे कि कौन सा बेस केस है, कौन सा जनरल केस है, ठीक है। अच्छा। प्रॉब्लम्स को छोड़ वो, व्हाट इज मेंट बाय रिकर्सिव एल्गोरिथम्स, ठीक है। प्रॉब्लम्स को हम आगे अनवाइंडिंग में डिस्कस करेंगे। रिकर्सिव एल्गोरिथम्स कौन से होते हैं, रिकर्सिव फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स कौन से होते हैं जिनके जिनकी प्रॉपर्टीज क्या है कि उनके पास एक बेस केस होगा, दे हैव अ बेस केस, ठीक है। वर्क टुवर्ड्स अ बेस केस और अ जनरल केस, वो बेस केस और जनरल केस की तरफ मूव करेंगे। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि इट कॉल्स इटसेल्फ। याद रखना, फंक्शन या प्रोसीजर तभी रिकर्सिव होता है जब वो खुद से बुलाया अपने आप को। मतलब अगर कोई प्रोसीजर मैंने बना दिया काउंट के नाम से, और काउंट के प्रोसीजर के अंदर मैंने उसको फिर से कॉल करा दिया काउंट को, तो इसका मतलब यही है कि काउंट एक रिकर्सिव फंक्शन या रिकर्सिव प्रोसीजर है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है। अब हम एक सवाल देखते हैं और उसको समझते हैं, उसके अंदर आंसर्स भी लिखे हुए हैं, मैं आपको समझाऊंगा अभी। सवाल ये कह रहा है कि द फॉलोइंग रिकर्सिव प्रोसीजर आउटपुट्स एवरी इवन नंबर फ्रॉम द पॉजिटिव पैरामीटर वैल्यू डाउन टू एंड इंक्लूडिंग टू। ये कह रहा है कि एक रिकर्सिव प्रोसीजर हम आगे बनाने जा रहे हैं जो आउटपुट कर रहा है हर इवन नंबर को फ्रॉम द पॉजिटिव पैरामीटर। जो भी इसको पैरामीटर दे रहे हैं ना, उस पैरामीटर से जितने भी इवन नंबर्स आ रहे हैं उसको आउटपुट कर रहा है वैल्यू डाउन टू एंड इंक्लूडिंग टू, मतलब टू की तरफ, मतलब उल्टी रिवर्स काउंटिंग के अंदर जितने भी इवन नंबर्स आएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर आया 40, तो 40 एक इवन नंबर है, 40 आउटपुट होगा, फिर 38 आउटपुट होगा, फिर 36 आउटपुट होगा, फिर 34 आउटपुट होगा, फिर 32 आउटपुट होगा, फिर 30 होगा, करते 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 इट विल आउटपुट टिल 2। सही है? ओके। द प्रोसीजर चेक्स इफ द इंटीजर पैरामीटर इज एन इवन और एन ऑड नंबर। ठीक है, चेक करेगा कि इवन है ऑड है। ठीक है, ये चेक करेगा कि नंबर इवन है ऑड है। इफ द नंबर इज ऑड, अगर ऑड है तो मेरे लिए मसला है ना। तो प्रोसीजर क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा इसको टू एन इवन नंबर बाय सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम इट। अगर वो नंबर ऑड हुआ तो उसको -1 करके इवन बना देगा और फिर आउटपुट कर देगा। ठीक है भाई, सही है। द फंक्शन मॉड, एक फंक्शन अलग से बताया हुआ है मॉड का फंक्शन, जो आप लोग ऑलरेडी ओ लेवल्स में पढ़ा, फिर एएस में पढ़ा, अब उसका उसका इस्तेमाल ए2 में आ रहा है। द फंक्शन मॉड दिस नम कॉमा दिस डिफ, दो पैरामीटर्स होते हैं ना मॉड में, रिटर्न्स द रिमाइंडर वैल्यू व्हेन दिस नम इज डिवाइडेड बाय दिस डिफ। ये तो हर बच्चे को पता है कि भाई पहला पैरामीटर का नंबर है ना, वो दूसरा वाला पहले वाले से डिवाइड होता है, और जो आंसर आता है मॉड, जो रिमाइंडर आता है वो कैलकुलेशन होती है मॉड की। सही। कंप्लीट द सूडो कोड फॉर द रिकर्सिव प्रोसीजर। अब यहाँ पर सबसे पहला डैश जो यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रोसीजर का नाम है काउंट बाय वैल्यू। आपको पता है जब जब किसी भी सब रूटीन को उसकी वैल्यू से बुलाया जाता है तो हम बाय वैल या बाय वैल्यू लिखते हैं, तो उसका कोई मसला नहीं है, वो भले इसको इग्नोर करें। उसके बाद आपको बोला हुआ है यहाँ पर नेम दे दें कोलन इंटीजर, ठीक है। यहाँ पर आपको एक नेम दिया, बोला है कोई भी नेम दे, उस उस पैरामीटर का नेम दे दें। डेटा टाइप भी दी हुई है। अब नेम कैसे देंगे भाई, आगे देखो वो कहाँ किस नाम से यूज हो रहा है। तो देखो वो नाम से यूज हो रहा है नंबर, 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 देख रहे हो हर जगह नंबर नंबर आ रहा है। इसका मतलब है हम उसको नंबर नेम से दे सकते हैं, ठीक है। हम उस पर नंबर लगा सकते हैं, और क्योंकि नीचे भी नंबर के नाम से यूज हो रहा है तो हमने नंबर के नाम से ही पैरामीटर यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे नंबर आ गया, चलो। अब इफ की कंडीशन आ रही है यहाँ पे। अच्छा, ये सब लिखा हुआ है ना 1 और 2, ये सब इसको अवॉइड करना है, ये सिर्फ एग्जाम्पल समझाने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंडीशन लगी हुई है इफ की, सही है? अब जरा गौर से देखना। इफ डैश नंबर कॉमा 2, आप लोग सबको पता है भाई कि डैश के अंदर मॉड ही आना है, क्योंकि मॉड ही वो वाहिद फंक्शन है जो रिमाइंडर कैलकुलेट कर सकता है। तो इफ मॉड नंबर कॉमा 2, मतलब नंबर से 2 को डिवाइड करो, और डिवाइड करने के बाद अगर नॉट इक्वल टू जीरो हो, ठीक है, डिवाइड करने के बाद नॉट इक्वल टू जीरो हो, नंबर कॉमा 2, मॉड का नंबर कॉमा 2 नॉट इक्वल टू जीरो हो, मतलब डिवीजन करने के बाद रिमाइंडर अगर जीरो ना आए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है ना कि नंबर इवन नहीं है, ऑड है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि नंबर इवन नहीं है, ऑड है। तो क्या करो भाई, इसको आउटपुट नहीं करो, इसको -1 करो। देन नंबर इज इक्वल टू नंबर -1, ठीक है। उसमें से -1 करो ताकि वो ऑड नंबर जो है ना वो इवन बन जाए, ठीक है। उसको -1 करो ताकि ऑड नंबर इवन बन जाए, ठीक है। अब जब -1 कर दोगे ना, अब वो इवन बन चुका होगा, ठीक है। और अगर वो नॉट, और वो जीरो के ही इक्वल हो, तो फिर कुछ ना करो। अब ये जो केस आपके सामने दिया हुआ है ना, ये जो केस है जिसके अंदर यही बार बार चलेगा, इसको बोलते हैं जनरल केस। ये देखो, ये जनरल केस है, ठीक है।
अच्छा नीचे आते हैं, और नीचे आके ये करने के बाद हमने आउटपुट कर दिया नंबर, सही है। देखो ये करने के बाद हमने नंबर को आउटपुट कर दिया कि चाहे नंबर ऑड हो या इवन हो, अगर ऑड होगा तो -1 हो के आउटपुट हो जाएगा, अगर इवन होगा तो इफ को इग्नोर करते हुए डायरेक्ट आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, चलो बेहतरीन हो गया। अब अगली कंडीशन क्या है, अब आएगी हमारी बेस केस। बेस केस क्या है भाई, रोकना भी तो है। कब रोकना है, वो तब रोकना है जब टू भी प्रिंट हो जाए, मतलब टू भी आउटपुट हो जाए फिर रोकना है। तो भाई कंडीशन लगाओ, क्या लगाओगे, अगर नंबर ग्रेटर हो जीरो से, मतलब अगर नंबर ग्रेटर हो जीरो से, तब तो रिपीटेशन करवानी है ना। देखो, टू भी होगा तो भी रिपीटेशन होगी, फोर भी होगा तो भी रिपीटेशन, मतलब टू के बाद जीरो पे रिपीटेशन नहीं करानी। तो अगर नंबर ग्रेटर हो ना जीरो से, तभी देन कॉल कराओ। उसी प्रोसीजर को मैं नीचे देखो कॉल करा रहा हूँ, प्रोसीजर का नाम क्या है, कॉल काउंट। तो प्रोसीजर काउंट को मुझे नीचे कॉल कराना पड़ेगा रिकर्सिवली। देखो रिकर्सिवली कॉल करा रहा हूँ, रिकर्सिवली का मतलब है उसी रिकर्जन के फॉर्मेट पे कॉल करा रहा हूँ कि अगर नंबर ग्रेटर हो जीरो से, देन कॉल करा दो काउंट को अगेन, और इस दफा नंबर में से -1 कर दो। -1 क्यों कर दो भाई, इस दफा कॉल कराओ काउंट को और नंबर से -1 कर दो। ठीक है, मतलब आपने फॉर एग्जाम्पल अगर 40 को प्रिंट करा दिया ना, 40 आपके पास नंबर आया था, तो जब 40 प्रिंट होगा तो अब -1 हो गया, मतलब 39 जाएगा अब नेक्स्ट टाइम। तो 39 में -1 हो जाएगा और यहाँ पे 38 प्रिंट हो जाएगा। फिर 38 में से -1 37 जाएगा। फिर 37 -1 होके 36 होगा, वो प्रिंट हो जाएगा। फिर 36 पैरामीटर में से -1 करो, 35 जाएगा। मतलब आप देख रहे हो, -1 करते 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 ये चलता जाएगा, और जब ये वैल्यू 0 या 1 हो जाएगी तो ये रुक जाएगा, बल्कि 1 पे भी चलेगा। और 1 पे चलने के बाद वो जाहिर है जब वो 0 हो जाएगा -1 करके उसको, तो ये रुक जाएगा। मतलब आप देख रहे हो बेस केस कितना जरूरी है। बेस केस एक टाइम आएगा जब वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है ना, जब जाहिर है प्रिंटिंग होगी सारी 40 38 36 34 ये सब प्रिंटिंग होती रहेगी, तो एक टाइम आएगा ना कि जब ये 0 हो जाएगा, तो 0 पे बेस केस इसको रोक देगा। इफ जब इफ रुक जाएगा तो देयर वोंट बी एनी फर्दर कॉलिंग, क्योंकि जैसे ही ये कॉल वाली स्टेटमेंट चलेगी ना, तो ये कॉल वाली स्टेटमेंट पे ये पूरा फंक्शन, ये पूरा प्रोसीजर वापस चल जाएगा। मतलब यही है ना आपका, आप एक प्रोसीजर को उसी के अंदर उसी को बुला रहे हो वापस, तो इसका मतलब यहाँ से वापस पूरा कॉल का जो पूरा काउंट का प्रोसीजर है वापस चलना शुरू हो जाएगा। बस फर्क ये होगा कि पैरामीटर -1 पे चलेगा वो। इसके आगे क्या है, वही एंड फॉर एंड प्रोसीजर। ठीक हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये मैं इसलिए बना रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि तुम लोग इसको गो थ्रू कर लो, एग्जाम के अंदर ही आ भी जाए तो तुम लोग को आता हो। सही है, अब दूसरा क्वेश्चन देखो। A program allows guest to input a meal option at a wedding। ठीक है, एक प्रोग्राम है जो अलाउ कर रहा है गेस्ट को जो खाने के ऑप्शन हो, एक शादी के अंदर खाने के ऑप्शन इनपुट करने हैं। सही है, गेस्ट कैन चूज मील ऑप्शन 1 और मील ऑप्शन 2। गेस्ट सिर्फ दो तरह के ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जैसे होता है ना शादियों में, बिरयानी और जर्दा, बस तीसरा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी है ही नहीं, कोई तीसरी राय है ही नहीं, बस दो चीजें हैं। तो भाई गेस्ट के बाद दो ऑप्शन है, एक मील ऑप्शन 1 है, एक मील ऑप्शन 2 है। द प्रोग्राम विल कीप काउंट ऑफ द नंबर्स ऑफ ईच मील ऑप्शन चूजन। ठीक है, प्रोग्राम जो है ना वो काउंटिंग करता रहेगा कि कितने कितने अफराद ने फॉर एग्जांपल बिरयानी चूज की, कितने अफराद ने लबशीनी चूज की, इसको चेक करता रहेगा। दो मील्स है, सही है, उसकी काउंटिंग करता रहेगा। द प्रोग्राम एंड्स व्हेन अ वैल्यू अदर देन 1 और 2 इज एंटर्ड। प्रोग्राम रुक जाएगा अगर ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 के अलावा कोई ऑप्शन एंटर किया, मतलब दो ही ऑप्शन है, 1 और 2। इट देन आउटपुट द काउंट ऑफ ईच मील ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रोसीजर बनाया हुआ है, और प्रोसीजर को पहले समझते हैं। प्रोसीजर प्रोसीजर का नाम है मील्स काउंट, जिसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, मील ऑप्शन 1 और मील ऑप्शन 2। दो पैरामीटर्स दिए हुए हैं और इनकी ये काउंटर्स हैं इनके, मील ऑप्शन 1 मील ऑप्शन 2 ये दोनों काउंटर्स हैं। ठीक है, काउंटिंग होगी इनमें। डिक्लेयर किया हुआ है एक वेरिएबल मील ऑप्शन, और ताकि यूजर से ऑप्शन लिए जाए, और एक डिक्लेयर किया हुआ है बूलियन वेरिएबल मोर मील्स। मोर मील्स बेसिकली क्या करेगा, वो ट्रू और फॉल्स वैल्यूज को चेक करेगा। तो मोर मील्स को इनिशियली ट्रू किया हुआ है और वाइल की कंडीशन लगाई हुई है। वाइल मोर मील्स इज ट्रू, हाँ भाई वाइल मोर मील्स तो अभी अभी ट्रू है, तो वाइल की कंडीशन के अंदर आ जाएंगे। इनपुट मील ऑप्शन, ठीक है, हम कर देंगे इनपुट मील ऑप्शन, यूजर इनपुट करेगा मील ऑप्शन को। अब मील ऑप्शन में यूजर दो दो वैल्यूज इनपुट कर सकता है, या तो 1 या तो 2। ठीक है, अगर मील ऑप्शन 1 हो तो इसका मतलब क्या है, मील ऑप्शन 1 को इंक्रीमेंट कर दो। मील ऑप्शन 1 इज इक्वल टू मील ऑप्शन 1 +1, और इसको एल्स इफ मील ऑप्शन 2
मील ऑप्शन इज इक्वल टू टू। अगर मील ऑप्शन टू हो तो देन मील ऑप्शन टू इज इक्वल टू मील ऑप्शन टू प्लस वन। मील ऑप्शन टू को इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। मील ऑप्शन टू को भी इंक्रीमेंट कर दो अगर मील ऑप्शन की वैल्यू टू हो, सही है। वरना अगर वन भी ना हो टू भी ना हो तो भाई फिर कुछ भी नहीं करो, रोक दो। और रोकेंगे कैसे? यहाँ पर वाइल को जब ब्रेक करोगे तभी रुकेगा ना कोड। तो वाइल मोर मील्स को क्या कर दो, ट्रू की जगह फॉल्स कर दो। तो एल्स अगर ये भी ना हो तो भाई ट्रू मोर मील्स को फॉल्स कर दो। और आउटपुट करना है हमें दो चीजें, वैल्यूज आउटपुट करनी है। क्या आउटपुट करना है? मील ऑप्शन वन, मतलब उसकी काउंटिंग कितनी है, और मील ऑप्शन टू, सही है। क्योंकि यहाँ पे ऊपर बोला था ना इसने कि इट देन आउटपुट द काउंट ऑफ ईच मील ऑप्शन, ठीक है। चलो यहाँ से एंड इफ हुआ, ये एंड इफ हुआ, और यहाँ से एंड इफ करके एंड वाइल लगाया और एंड प्रोसीजर कर दिया। अब आप लोग यहाँ पे यही सोच रहे होगे कि सर ये भी तो बार बार कॉल कर रहा है अपने आप को, ये भी तो रिकर्सिव फंक्शन है, इसमें भी तो वाइल बार बार चल रहा है। बेटा ये रिकर्सिव फंक्शन नहीं है। इसमें फंक्शन खुद अपने आप को या प्रोसीजर खुद अपने आप को नहीं बुला रहा। मील्स काउंट अपने आप को नीचे कहीं पे भी खुद नहीं बुला रहा। हाँ, हाँ, वाइल का लूप है जो इसको बार बार चलने पे रजामंद कर रहा है। वाइल अगर हो तो ये कैसे चलेगा? मतलब ये वाइल की वजह से तो बार बार चल रहा है अनटिल अ सर्टेन वैल्यू इज मैच्ड। मतलब ये रिकर्सिव फंक्शन नहीं है, रिकर्सिव प्रोसीजर नहीं है। यहाँ पर रिकर्जन नहीं हो रही तो फिर ये क्या है? बेटा ये आइटरेटिव सब रूटीन है, आइटरेटिव प्रोसीजर है, आइटरेटिव फंक्शन है। इसको बोलते हैं आइटरेटिव फंक्शन या प्रोसीजर। इसको हम आगे पढ़ेंगे आइटरेटिव को, ठीक है। तो अभी आइटरेटिव बस ये आपको याद रखना है कि आइटरेटिव में ये होता है कि उसमें एक लूप लगा होता है, जैसे यहाँ पर वाइल का लूप लगा हुआ है ना। तो यहाँ पर जो है ना ये आइटरेटिव है, ठीक है। ये है आइटरेटिव फंक्शन। मेरे पास अभी पेन नहीं है, मैं ट्रेवलिंग पे हूँ, तो मेरे पास अभी आईपैड नहीं है, तो मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिकर्सिव नहीं है बल्कि ये एक आइटरेटिव प्रोसीजर है, ठीक है। अब इसी पूरे प्रोसीजर को हम रिकर्सिव कैसे बना सकते हैं? क्या हम बना सकते हैं? पहला तो ये सवाल है कि आप बना सकते हैं। भाई बिल्कुल बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते। अब आप जरा देखो, इस पूरे को मैंने नीचे प्रोसीजर रिकर्सिव रिकर्सिव प्रोसीजर बनाया हुआ है, आइटरेटिव प्रोसीजर को। अब आप सोचो और जरा पहले तो यहाँ पर पॉज करके खुद ही बनाओ, देखो खुद ट्राई करो। एग्जाम में आपको एक सवाल आ सकता है, बोले हो सकता है सूडो कोड से, हो सकता है पाइथन से आए, कि आपको कोड दिया हुआ और बोलेगा कि भाई अब और आइटम था, लिखा हुआ रिकर्सिव में करो। आपने याद रखा उसमें प्रिंटिंग, उसमें फॉर लूप वगैरह नहीं, उसमें एक्शन लगेगी। आप ए भी लगा सकते हो आगे को ले आओ कि भाई इस कट बनाने वाले एक ऐसा, अगर वो कंडीशन ट्रू हो तो है। कैसे करेंगे? आप लोग उसको ट्राई कर लो। देखो भाई, बुलियन वैल्यू सही है। बुलियन स्टेबिलिटी की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा है मसला इंटरनेट का। खैर चलें आगे बढ़ते हैं। और अब हम देखते हैं कि इसे कोई रिकर्सिव एल्गोरिथम कैसे बनाएंगे। तो अभी आइटरेटिव है ना, इसको रिकर्सिव कैसे बनाए? तो भाई वाइल लूप नहीं लगाएंगे क्योंकि लूपिंग की जरूरत ही नहीं है। तो हमने सीधा सीधा क्या किया, हमने बोला भाई मील्स काउंट ही है, दो पैरामीटर्स है, मील ऑप्शन वन मील ऑप्शन टू। एक इनपुट ले पहले यूजर से, पहले यूजर से मील ऑप्शन में इनपुट ले लो। भाई ले लिया। यूजर दो वैल्यू दे सकता है, वन या तो टू। अगर यूजर ने दिया वन, इसका मतलब है वापस कॉल होगा, लाजमी वापस कॉल होगा। तो इंक्रीमेंट होगा और वापस कॉल होगा। तो पहले तो भाई इंक्रीमेंट कर लो, मील ऑप्शन वन इज इक्वल टू मील ऑप्शन वन प्लस वन। और वापस कॉल करने के लिए क्या करेंगे? हम लगाएंगे कॉल। कॉल लगा के मील्स काउंट, नाम क्या प्रोसीजर का? मील्स काउंट। कॉल करेंगे मील्स काउंट को, और कौन से ऑप्शन पे कॉल करेंगे? भाई हम उसको मील ऑप्शन वन और मील ऑप्शन टू सेम टाइप ऑफ पैरामीटर्स पे कॉल कर देंगे। देखो भाई, कुछ मुश्किल नहीं है यार, ये कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। उसी उसी प्रोसीजर को वापस कॉल कर दिया, मील ऑप्शन को कॉल कर दिया और वही सेम दो पैरामीटर्स दे दिए, मील ऑप्शन वन मील ऑप्शन टू। वरना एल्स
अगर मील ऑप्शन बराबर हो 2 के, तो 2 के बराबर हो तो क्या करो भाई, मील ऑप्शन 2 को इंक्रीमेंट कर लो। मील ऑप्शन 2 इज इक्वल टू मील ऑप्शन 2 + 1, और मील ऑप्शन 2 पे जब इंक्रीमेंट कर लो तो फिर से बुला लो उस प्रोसीजर को। प्रोसीजर का नाम क्या है, मील्स काउंट। तो कॉल मील्स काउंट, यहाँ पर असल में गलत नाम लिख दिया है, ये मील्स काउंट होगा, सही है। ये मैंने गलती से उसको वेरिएबल के नेम से कॉल कर दिया है ऊपर भी, ये मील्स काउंट होगा, सही है। मील्स काउंट को कॉल कराओ और सेम पैरामीटर्स दे दो भाई। एल्स, वरना वरना क्या करो, आउटपुट कर दो दोनों को, मील ऑप्शन 1 और मील ऑप्शन 2 को आउटपुट कर दो। सिंपल, एंड इफ एंड प्रोसीजर। तो आपने फर्क देखा क्या हुआ, बस आइटरेटिव जब था एल्गोरिथम तो उसमें वाइल लूप लगा हुआ था, लूप लगा हुआ था, रिपीटेशन हो रही थी लूप से। अब हमने रिपीटेशन कर दी रिकर्जन से। तो देख रहे हो, कोई मुश्किल नहीं है भाई। ये देखो, ये पूरा कंप्लीट आपके पास आ गया प्रोसीजर। तो दिस इज हाउ इट इज डन। अनवाइंडिंग क्या होती है, अब हम इसको एंडिंग की तरफ ला रहे हैं। अनवाइंडिंग क्या होती है, अनवाइंडिंग का मतलब है कि व्हेन द बेस केस इज रीच। देखो, अनवाइंडिंग तब होती है जब बेस केस रीच हो जाता है। अब वो हो सकता है 100 बार चले, 200 बार चले, 50 बार चले, 2 बार चले, 10 बार चले, जितनी बार भी चले। जैसे ही बेस केस रीच हो गया, देखो बेस केस से पहले सारी वैल्यूज कहाँ जा रही थी, स्टैक में जा रही थी, सही है। ये हमने पढ़ा था ना, स्टैक में वैल्यूज जा रही हैं। रिकर्जन होगी तो वैल्यूज स्टैक में जाएंगी। ऑल द डेटा स्टोर्ड इन स्टैक गेट्स पॉप्ड आउट फ्रॉम द टॉप ऑफ स्टैक। ठीक है, जैसे ही बेस केस रीच हो जाएगा, सारा का सारा डेटा जो स्टैक में स्टोर था, दैट विल बी गेटिंग पॉप्ड आउट फ्रॉम द टॉप ऑफ स्टैक। तो सारा का सारा डेटा जो स्टैक में गया है वो सारा पॉप आउट हो जाएगा। स्टैक से जब डेटा निकलता है तो हम क्या बोलते हैं, पॉप बोलते हैं ना, और डेटा जब ऐड होता है तो क्या बोलते हैं, पुश बोलते हैं। सारा डेटा पॉप हो जाएगा फ्रॉम द टॉप ऑफ स्टैक। आपको पता है ना, जो रिसेंट वैल्यू जाती है स्टैक में वही पहले आती है। तो लीफो का मैकेनिज्म होगा लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, उसी मैकेनिज्म से सारी वैल्यूज बाहर आएंगी। एक्सप्लेन व्हाट अ कंपाइलर हैज टू डू टू इम्प्लीमेंट रिकर्जन। भाई कंपाइलर को क्या करना चाहिए रिकर्जन इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो भाई जब जब कोड चलता है तो कंपाइलर पीछे से क्या चेक कर रहा होता है कि व्हेन द रिकर्सिव कॉल इज मेड ऑल वैल्यूज आर पुट ऑन द स्टैक। जैसे ही रिकर्सिव कॉल आएगी तो सारी वैल्यूज को स्टैक में डाला जाता है। व्हेन द बेस केस इज मेट, बेस केस कुछ एक सर्टेन वैल्यू के बाद, बेस एक सर्टेन टाइम ऑफ रिपीटिशन के बाद बेस केस मीट हो जाता है। तो जैसे ही बेस केस मीट होता है तो एल्गोरिथम अनवाइंड्स। अनवाइंड का मतलब समझ गया ना, अभी ऊपर पढ़ा था। अनवाइंडिंग क्या होती है, जब वैल्यू स्टैक से बाहर निकलने लगती है, जब स्टैक की लिमिट रीच हो जाती है। ठीक है, और स्टैक की लिमिट नहीं, जब बेस केस रीच हो जाता है, सॉरी। ठीक है, तो एल्गोरिथम अनवाइंड होता है। द लास्ट सेट ऑफ वैल्यूज आर टेकन ऑफ द स्टैक इन रिवर्स ऑर्डर। तो जितनी भी वैल्यूज होती है वो रिवर्स ऑर्डर में, कोई लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो के मैकेनिज्म से बाहर आ जाती हैं। तो दिस इज रिकर्जन फॉर यू गाइस। इसके बाद हमने अभी बाइनरी ट्री पढ़ा नहीं है। बाइनरी ट्री पढ़ लेंगे तो हमें ट्रेवर्सिंग का भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ट्रेवर्सिंग भी हम रिकर्जन के थ्रू करते हैं बाइनरी ट्री में, सही है। और रिकर्जन बेटा कहीं पे भी आ सकता है, किसी भी चीज़ में आ सकता है। तो मेक श्योर कि रिकर्जन का आपको मेन कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, और बाकी आइटरेटिव जो है, आइटरेटिव का मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी हैं, मतलब सेम सवाल लिखा हुआ है जो हमने नीचे समझा था रिकर्जन से, ये उसी का फॉर्मेट है। ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन के बाद ये उसी का फॉर्मेट, उसी का आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा नीचे एक और सवाल है। ये वही वाला सवाल जो हमने डिस्कस किया था, मील्स काउंट वाला, मील्स काउंट वाला सवाल, और उसी का आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ठीक है भाई, तो ये सवाल और फिर इसका सोल्यूशन है। और आइटरेटिव फंक्शंस क्या होते हैं भाई, बहुत सिंपल है, दे रिपीट विद इन अ लूप टू गेट ओवर विद द बेस केस। आइटरेटिव फंक्शन क्या होता है कि वो लूप के थ्रू आपने कंडीशन लगा दी ना, फिर वो रिकर्जन नहीं रहती, फिर वो आइटरेशन होती है। ठीक है, दे रिटर्न द वैल्यू वंस। रिटर्न उसमें ना एक ही बार होता है, रिकर्जन में बार बार रिटर्न भी कर सकते हो आप। ठीक है, अगर वो फंक्शन बनाओगे तो बार बार रिटर्न करोगे ना। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल लिखा हुआ है, वो आपने खुद पहले ट्राई करना है, उसके बाद उसको उससे देख के सॉल्व करना है। क्रिएट अ रिकर्सिव एंड आइटरेटिव फंक्शन फॉर फैक्टोरियल क्वेश्चन। फैक्टोरियल बताया ना आपको, फैक्टोरियल क्या होता है, अगर 5 फैक्टोरियल हो तो फिर 5 × 4 × 3 × 2 × 1, सही है, पीछे की तरफ मल्टीप्लीकेशन होती है। इस तरह 7 फैक्टोरियल होगा तो 7 × 6 × 5 × 4 × 2 × 1। 3 फैक्टोरियल होगा तो 3 × 2 × 1। 4 फैक्टोरियल होगा तो 4 × 3 × 2 × 1। तो यहाँ पे उसको रिकर्सिव और आइटरेटिव दोनों से बनाना है। इसको ट्राई करिएगा पहले बेटा, फिर उसको आप लोग इसको चेक करिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है पहले एक रिकर्सिव फंक्शन से, इसको बहुत सिंपल है, इसको हम क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे बाद में। ठीक है, और वैसे आपको समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है। और फिर बनाया हुआ है मैंने उसको एक आइटरेटिव उससे। ठीक है, तो यहाँ नहीं, ये दोनों रिकर्सिव से है, ये देखो
ये दोनों रिकर्सिव फंक्शन से बने हुए हैं, सही है। ये रहे, हाँ ये दोनों रिकर्सिव से हैं। इसमें से पहला वाला अगर आप छोड़ के दूसरा देखेंगे तो दूसरा आप लोग को ज्यादा इजी लगेगा। दोनों एक ही चीज है, कोई भी एक देख लें, आइदर फर्स्ट वन और आइदर सेकंड वन। सेकंड वाला देख लें, दिस विल बी मोर इजियर टू यू, ये वाला देख लें, ये आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा। ठीक है। और अब इसके बाद ये करा हुआ है हमने किससे, आइटरेटिव से। देखो वाइल का लूप लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है। A2 में आके तो वैसे ही हमारे हमें कोडिंग के बेसिक लॉजिक से समझ में आ ही जाते हैं। तो ये आपको समझ में आ जाएगा, पहले अगेन पहले ट्राई करिएगा खुद से, सही है। और ये मैं इसको रिकॉर्डिंग को अपलोड कर दूंगा और आप लोगों को शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। ओके गाइस, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। इस तरीके की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आपके पास एग्जाम में आ सकती है रिगार्डिंग रिकर्जन, ठीक है।